अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा। तो दोस्तों, आज सोशल मीडिया पर एक खबर सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है और ख़बर है दाऊद इब्राहिम को लेकर। ऐसी खबरें आ रही हैं कि दाऊद इब्राहिम अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत बेहद नाजुक है। उसे जहर दिया गया था, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब इस खबर को लेकर अपने देश में खुशियां मनाई जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि नए भारत का अंदाज है और ये भारत अपने दुश्मन को अब बॉर्डर पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारता है। सीधे लफ्ज़ों में कहें तो लोगों को ऐसा लगता है कि दाऊद को जहर बेशक पाकिस्तान में किसी ने दिया है, लेकिन इसे दिलवाया नए भारत ने है। खैर, इसमें कितनी सच्चाई है शायद ही इसका पता कभी लग सके, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारत के दुश्मन, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे कनाडा में है और चाहे अमेरिका में है, हर जगह किसी न किसी वजह से मारे जा रहे हैं। और इसका सबूत है ये तस्वीर। पिछले दिनों अमेरिका की सबसे बड़ी एजेंसी FBI के चीफ क्रिस्टोफर रे को भारत आना पड़ा। और जानते हैं अमेरिका का ये चीफ भारत क्यों आया? क्योंकि इन दिनों अमेरिका को ये लगता है कि उसका एक नागरिक जिसका नाम गुरुपंतवंत पन्नू है, उसको मारा जा सकता है। हालांकि पन्नू भारत के लिए एक खालिस्तानी आतंकवादी है, लेकिन अमेरिका के लिए पन्नू एक नागरिक है। और जब अमेरिका को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि पन्नू की जान को खतरा है और ये खतरा उसे भारत से है। वैसे आपको यहाँ ये बता दूं कि दाऊद इब्राहिम भी कभी एक हमारी और आपकी तरह भारतीय मुसलमान हुआ करता था, लेकिन वो पहले डॉन बना और फिर उस पर 1993 के बम धमाकों के आरोप लगे, जिसके बाद उसे आतंकवादी घोषित कर दिया गया और वो पाकिस्तान भाग गया, जिसके बाद से दाऊद भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी बना। कई बार ऐसी खबरें आई कि दाऊद मारा गया है, लेकिन हर बार वो जिंदा निकलता था। लेकिन अब जब हमारे देश के ज्यादातर दुश्मन मारे जा रहे हैं तो ऐसा समझा जा सकता है कि इस दाऊद को लेकर जो खबर आई है वो सच होगी। खैर, आगे बढ़ते हैं और भारत के मुसलमानों की बात करते हैं। आज भारत का मुसलमान गृह मंत्री के एक बयान पर काफ़ी खुश हो रहा है और वो सीना चौड़ा कर देश की मेजोरिटी को ये दिखा रहा है कि देखिए साहब, आप ये कहते हो कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाना चाहिए, लेकिन देश का गृह मंत्री ये कहता है कि देश संविधान से चला है और आगे भी संविधान से ही चलेगा। हम संविधान को मानते हैं, संविधान को स्पिरिट के साथ स्वीकार करते हैं। इस देश में हर पंथ के लोगों को अपने पंथ का अनुपालना करने की संपूर्ण सुविधा है और ये देश का एक ही धर्म हो सकता है, सरकार का, देश की सरकार का एक ही धर्म हो सकता है, हमारा संविधान। शायद ये पहला मौका होगा जब देश का मुसलमान अमित शाह की किसी बात से इत्तेफाक रख रहा है और उनके दिए बयान पर खुश हो रहा है। लेकिन बदकिस्मती देखिए, इस देश की मेजॉरिटी बेचारे मुसलमानों को खुश भी नहीं होने देती। वही मेजॉरिटी अब अपने देश के मुसलमानों को ये ताना दे रही है कि बेचारे मुसलमानों का दर्द कभी कम होने का नाम ही नहीं लेता, वो हमेशा ही बेइज्जत होते रहते हैं। और ऐसा कहने के पीछे दो वजह हैं। पहली वजह तो यह है कि इटली की प्रधानमंत्री की तरफ से ये बयान आया है कि यूरोप में इस्लाम के लिए कोई जगह नहीं है, और दूसरा ये कि फ्रांस ने मुस्लिम स्कूलों को मिलने वाले सरकारी फंड्स को रोक दिया है। यानी फ्रांस में अब जो मुस्लिम स्कूल हैं उन्हें चलाने के लिए सरकारी पैसे नहीं दिए जाएंगे। और फ्रांस ने ये इसलिए किया है क्योंकि फ्रांस को ये लगता है कि मुस्लिम स्कूलों में इस्लामिक शिक्षा दी जा रही है। वैसे ऐसा हमारे देश में भी हो रहा है। अब इन बच्चों का ये आरोप है कि इन्हें आतंकवादी कहा गया, और जानते हैं क्यों कहा गया? क्योंकि इन बच्चियों ने ये कहा था कि फिलिस्तीन पर इजराइल जुल्म कर रहा है। तब एक हिंदू टीचर ने इन बच्चियों के लिए पाकिस्तानी और आतंकवादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। खैर, अब सवाल ये है कि आखिर अपने देश और दुनिया में मुसलमानों को इतना रुस्वा क्यों होना पड़ रहा है? क्यों दुनिया उन्हीं के पीछे पड़ी है? तो फिर इसकी दो वजह हैं, और यकीन मानिए दोनों ही वजह सच हैं और हक हैं। पहली वजह तो यह है कि जो मज़हब सच और हक होता है उसके खिलाफ दुनिया खड़ी होती है, और दूसरी वजह है मुसलमानों का अपने ईमान से फिरना।
आई नो आप ये कहेंगे कि मैं एक न्यूज़ जर्नलिस्ट हूँ और मुझे मौलाना की तरह बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये बात मैं उन मुसलमानों को बताना चाहती हूँ जिन्हें ये लगता है कि सारी आफतें मुसलमानों पर ही आती हैं और वो इसे समझ नहीं पाते। उन्हें पाकिस्तान के मशहूर स्कॉलर डॉक्टर इसरार अहमद की कही ये 4 बातें बताना चाहती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि दुनिया का हर मुसलमान इन 4 बातों की गांठ बांध ले और आज से ही उन पर अमल करना शुरू कर दे। पहला काम, जब भी बोलो तो सच बोलो, और दूसरा काम, अगर किसी से वादा करो तो उसे निभाओ, मरते दम तक निभाओ। और तीसरी बात, अगर आपको अमीर बनाया जाए तो खयानत ना करें, यानी जब अल्लाह आपको पावर और पोजीशन दे तो उसका हक अदा करो। चौथी बात, अगर किसी से झगड़ा हो जाए तो उसे झगड़े को प्यार से सोल्व करो। झगड़े के वक्त शेर से सवा शेर बनने की कोशिश ना करें, मुमकिन हो तो झगड़ा ही ना करें। सोचिए ये चारों बातें क्या आज के मुसलमानों में बाकी हैं? क्या कोई भी मुसलमान इन बातों पर अमल करता है? और फिर हमें ऐसा लगता है कि सारी मुसीबतें हमारे ही ऊपर आ रही हैं, लेकिन हम कभी अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते और ना ही देखना चाहते हैं। झूठ हमारी जिंदगियों में ऐसा है जैसे हमारी रगों में खून दौड़ता है। अमानत में खयानत करना हमारी आदत बन चुकी है। अगर अल्लाह किसी को कोई पावर दे भी देता है तो मुसलमान उस पावर से सिर्फ अपनी तिजोरियां भरता है। मिसाल के तौर पर आज समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता आजम खान को ही ले लीजिए। आज आजम खान का ये वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रहा है। लोग आजम खान से हमदर्दी जता रहे हैं। मैं आपको आजम खान का ये वीडियो सुना नहीं सकती, लेकिन हाँ, मैंने इसका लिंक ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वहां जाइए, उस पर क्लिक कीजिए और सुनिए। यहाँ मैं सिर्फ आपको ये बता देती हूँ कि कभी आजम खान के हाथों में भी पावर थी, उनकी भी तूती बोलती थी, लेकिन आज उनका पूरा परिवार सलाखों के पीछे है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या उन्हें इस बात की सज़ा मिली है कि उन्होंने मुसलमानों की भलाई के लिए काम किया, मुसलमानों के लिए यूनिवर्सिटी खोली जैसा कि वो दावा कर रहे हैं, या फिर उनकी इस हालत के लिए जिम्मेदार कुछ और है? मेरा ऐसा मानना है कि जब अल्लाह अपने बंदों से नाराज़ होता है तो फिर सबसे पहले काम वो ये करता है कि वो मुसलमानों पर ऐसा हुक्मरान मुसल्लत कर देता है जो उन्हें चैन से जीने नहीं देता। आज आजम खान और उनकी पूरी फैमिली जेल में है। अतीक और अशरफ दोनों को मार दिया गया है। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन तस्वीरों को दिखाती हूँ। ये तस्वीरें खुद पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट की हैं और उन्होंने ये बताया है कि वाराणसी के किसी स्कूल में उन्होंने छोटे बच्चों से संवाद किया। यकीनन एक देश के पीएम को ऐसा ही होना चाहिए। अगर किसी देश का पीएम इस तरह से स्कूली बच्चों के बीच जाकर ये संदेश दे कि शिक्षा जिंदगी में जितनी ज़रूरी है तो देश के हालात ज़रूर बदल सकते हैं, और ख़ास तौर पर उस देश के लिए एजुकेशन का ये पैगाम देना बहुत ही ज़रूरी है जिस देश में लोग धर्म का चश्मा पहन कर रहते हैं। मैं अपने पीएम मोदी जी से ये अपील करती हूँ कि कम से कम हफ्ते में उन्हें एक दिन ज़रूर किसी न किसी स्कूल या फिर कॉलेज में जाना ज़रूर चाहिए और देश के नौजवानों को ये मैसेज देना चाहिए कि एजुकेशन कितनी ज़रूरी है। एजुकेशन सिर्फ आपको नौकरी नहीं दिलाती, बल्कि ये आपको सोचने समझने की शक्ति भी देती है। और जानते हैं, जिस देश के लोग पढ़े लिखे समझदार होते हैं वहाँ ऐसे हालात पेश नहीं आते। वहाँ हर इंसान को बराबर का समझा जाता है। वैसे ये भी इस देश की कितनी बड़ी विडंबना है। हमारे हुक्मरान पिछले कई सालों से कश्मीर की दशा और दिशा बदलने के लिए कोशिश तो कर रहे हैं। उन्होंने 370 भी हटा दी और वो एक ही बात कहते हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कश्मीर में कोई भी जाकर रह सकता है। लेकिन देखिए, जब कश्मीर के लोग रोजगार के लिए देश के दूसरे हिस्सों में जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है? एक गरीब कश्मीरी का सामान जमीन पर नीचे गिरा पड़ा है और पुलिस उसको थप्पड़ मारकर थाने ले जा रही है। दरअसल हर साल सर्दियों के मौसम में कश्मीरी ड्राई फ्रूट्स बेचने के लिए निकलते हैं और वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर ड्राई फ्रूट्स बेचते हैं। लेकिन लखनऊ में सड़क के किनारे ड्राई फ्रूट्स बेचने वाले कश्मीरियों को नगर निगम की टीम ने हटा दिया, उनके सामान को सड़क पर फेंक दिया और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो पुलिस बुलाकर उनकी पिटाई करवा दी
और सबसे आखिर में आपको हकले शाहरुख की बात बताती हूँ। शाहरुख ने अपनी आने वाली फिल्म डंकी का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। वो लगातार लोगों को ये बता रहे हैं कि उनकी फिल्म की रिलीज में कितने दिन रह गए हैं। खैर, शाहरुख खान का सिर्फ यही काम रह गया है, बाकी उनके पास कोई काम नहीं है। वो ये चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान उनकी फिल्में देखता रहे और वो अपनी तिजोरियों को ऐसे ही भरते रहें। बाकी देश के मुसलमानों का क्या, उनसे तो बस इस हकले को पैसा वसूलना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।